दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसकी शुरुआत की है। तो इसमें हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 3। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या समझा था, अर्थशास्त्र का परिचय देखा था। सेकंड में हमने अर्थशास्त्र के प्रकार देखे थे, आप लोगों को याद होगा। चलो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीयकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला टॉपिक समझेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम ये अर्थव्यवस्था के जो कार्य होते हैं ना, इनकी भी बात करेंगे। तो चलिए बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, इसका मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं, वैश्वीकरण अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मित ही है। यानी कि जो वैश्वीकरण शब्द है ना, ये क्या है, तो इसका मतलब ये है विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मित। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है ना, उसे हमें विश्व अर्थव्यवस्था के साथ लाना है। जैसे अभी के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग बाहरी देशों के साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी सामान की जरूरत है तो वो हम बाहर देश से मंगा सकते हैं और हम अपना सामान बाहर देश में क्या कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आयात और निर्यात कहते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना प्यारे बच्चों, इसमें मजबूती मिलेगी। कैसे मजबूती मिलेगी, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल से। देखो, जब हम क्या करेंगे, ज्यादा माल अपने देश से दूसरे देशों में निर्यात करेंगे यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या होगा, बदले में उसके मतलब हम अपना सामान दे रहे हैं तो उसके बदले में बाहर वाले लोग हमें क्या देंगे बच्चों, बाहर वाले जो देश है वो हमको पैसा देंगे और उनका पैसा हमारे देश में आएगा तो हमारे देश का ही इनकम इंक्रीज होगा ना, बढ़ेगा कि नहीं। तो हमारे अर्थव्यवस्था में इसको मजबूती मिलेगी कि नहीं, बताना जरा, है ना। हमारा जो आर्थिक विकास है होगा कि नहीं, होगा ना। तो ये वैश्वीकरण का बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। पहले ये ग्लोबलाइजेशन नहीं था, बट बाद में इसको वापस से कर दिया गया। एकदम पहले था लेकिन फिर बाद में बीच में बंद हो गया था, लेकिन अब चालू है। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये जो वैश्वीकरण है ना, इसका मतलब मैंने तो आपको इसका बेसिक मीनिंग तो समझा ही दिया है। अब इसको थोड़ा और गहराई में चल करके समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये वैश्वीकरण की ही वजह से अगर कोई कंपनी चाहे भारत में इन्वेस्ट करना, यानी अगर वो चाहती है कि भारत में आकर के हम निवेश करें, अपना व्यापार बढ़ाएं, अपना बिजनेस करें, तो वो काम ये कर सकते हैं। ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया है, ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण के कारण ही ये संभव हो पाया है। ठीक है, वैसे ही अगर भारत में से कोई बाहर जाकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, तो वो भी ये काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, भूमंडलीयकरण में आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब यहाँ पे कुछ और बातें हम करते हैं। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, देखिएगा, ऐसे सीमा रहित अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ कि वही हम बाहरी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ऐसा नहीं कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि नहीं नहीं, हमारे देश में तो कोई बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है, बाहर वाले देशों का सामान हमारे देश में नहीं आएगा, ऐसा हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और होता भी है आज के टाइम पे। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे सीमा रहित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ, सेवाएं, निवेश और श्रम, आधुनिक तकनीक की धारा स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं के बाहर जा सकता है। ठीक है, अगर हम अपना सामान भेजना चाहते हैं बाहर तो हम भेज सकते हैं, अगर हमें मंगाना है तो हम मंगा सकते हैं। ठीक है, कोई सेवा प्रोवाइड करनी है या फिर हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर किसी को काम करने के लिए बाहर देश जाना है तो वो भी जा सकता है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, बराबर। फिर वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, वही देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक समान करना, और इसमें मुक्त व्यापार होता है तथा निवेश से संबंधित सभी बंधन निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये वाला देश हमारे देश में आकर के व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, कर सकते हैं, चलेगा। तो चलो, यहाँ पे हमने ये वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीयकरण को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के कार्य। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से कार्य होते हैं प्यारे बच्चों, जरा हम समझते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का बेसिक मीनिंग तो हमने वहां पे ऊपर अर्थशास्त्र की बात की ही थी। अब उसी के रिलेटेड कुछ और चीजें हैं। देखिएगा, प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है, फिर भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य निश्चित होते हैं। देखिएगा, अर्थव्यवस्था के कुछ कार्य इस प्रकार के हैं। इस प्रकार है, पहला, यह निर्णय लेना कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि कौन सी वस्तु कितनी हमें उत्पादित करनी है। क्योंकि आप सोचिए, अगर बहुत सारी चीजें उत्पादन ये लोगों ने कर ली लेकिन उतना माल अगर बिका नहीं तो क्या होगा, बिजनेसमैन को लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा उसको, राइट। तो अर्थव्यवस्था की मदद से वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कितना माल बनाना चाहिए ताकि वो बिक जाए। जैसे मान लीजिए लोग हैं बस 2, लेकिन आपने बना दिया है 10 सामान, तो बताओ 2 ही लोग हैं, आपने 10 सामान बना दिया तो 8 सामान तो आपका नुकसान ही जाएगा ना, समझ रहे हो।
तो ये इसमें हेल्प करता है अर्थव्यवस्था। दूसरा, उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना, यानी जो हम मतलब उत्पादन करने के लिए जो हम पैसा खर्चा कर रहे हैं वो कम से कम हो, है ना। तो इसका भी मैनेजमेंट हम अर्थव्यवस्था की मदद से कर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था किसमें मतलब मदद करता है, तो राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रीय आय है, ओके, जो भी आय हो रही है, इनकम हो रही है, उसको किस प्रकार से हम कहाँ पर खर्चा करें, वो भी अर्थव्यवस्था उसमें सहायता करता है। और भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढकर रखना, कि भविष्य में मान लीजिए जैसे पॉपुलेशन अभी अचानक से मतलब बहुत बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है, तो सरकार पहले से सब डेटा निकालते हैं कि अच्छा अभी अगर इस तेजी से इस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आगे हमें कौन कौन से मेजरमेंट करने पड़ेंगे, क्या क्या करना होगा, और ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, और ट्रेन बनाने पड़ेंगे, तभी तो लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी ना। तो ये सारी चीजें। एंड उत्पादन किसके लिए करना है, इस संदर्भ में भी निर्णय होता है। ठीक है, कि उत्पादन हमें किसके लिए करना है। तो इस प्रकार असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है। समझ में आया, अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, तो जो हमारे असीमित आवश्यकताएं हैं उनको सीमित साधनों से कैसे हमें मतलब कैसे उनके बीच में तालमेल स्थापित करना है, तो इसका कार्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने ये जो अर्थव्यवस्था वाला ये जो चैप्टर था, अर्थशास्त्र का परिचय, इसको हमने पूरा कर लिया है। तो टोटल 3 लेक्चर्स में हमने इसको कंप्लीट किया है। तो आप तीनों पार्ट के वीडियोस देख लीजिएगा, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपके और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं और इसके जो पिछले चैप्टर्स है वो भी हमने कंप्लीट करवाए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।